हेलो गाइस, दिस इज निमिरा बेजबरा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम गांधी के बारे में जानेंगे, हमारे सिक्स्थ वीडियो हंसते खेलते कुछ सीखे सीरीज का। और आज हम एक सर्वे देखेंगे जो मैंने किया था। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था पॉलिटिकल साइंस पेपर का। तो इसमें हम देखते हैं कि लोगों का ओपिनियंस क्या है गांधी के फिलोसॉफीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम गांधी के फिलोसॉफीज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू भी देखेंगे और लोगों का ओपिनियन जानेंगे। अगर आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना या जानना अच्छा लगता हो तो आपको ये वीडियो जरूर से अच्छा लगेगा। और नहीं भी लगा लगता हो तो जरूर से आप वीडियो को देखिए, आपको मजा आएगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो हम ये बात तो आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था 1960 1869 में। और उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार में। और इसी दिन को आपको पता होगा कि गांधी जयंती के तौर में इंडिया में मनाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में इसको वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। सबको आपको पता होगा। उनका कास्ट वैश्य था, वो बनिया फैमिली में जन्म लिए थे। और उनका जो पापा था, वो पापा सॉरी फादर थे, वो एक दीवान थे, चीफ मिनिस्टर थे इसका, पोरबंदर का। तो ये दीवान का जो मतलब है, आजकल के समय में इसको चीफ मिनिस्टर भी कहा जा सकता है। तो आपको इससे ये पता चलता है कि महात्मा गांधी गांधी जी ने बचपन में कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया था। और उनको कभी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं हुए थे। उनको एजुकेशन अच्छा था, उनको अच्छे से एजुकेशन मिला था। ये हमको इससे पता चलता है कि वो 18 साल की उम्र में वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए, अपने लॉ के स्टडी के लिए। और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका भी गए थे अपने हायर स्टडीज के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये तो हो गया गांधी जी का बैकग्राउंड। इसके बाद हम देखते हैं कि आ, गांधी जी के फिलोसॉफीज क्या क्या थे। गांधी जी नॉन वायलेंस के बारे में बात करते थे। गांधी जी सत्याग्रह के बारे में बात करते थे, जो जिसका मतलब है ट्रूथफुलनेस। गांधी जी स्वराज के बारे में बात करते थे, जिसका मीनिंग है सेल्फ रूल। और स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब है आप जो भी बनाए, जो भी करे, अपने देश में करे। ओके। तो ये कुछ मैंने दो दो बार लिख दिया स्वदेशी। तो ये कुछ आइडियाज हो गए गांधी जी का, जो हमको जानना है। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट आइडिया इज अबाउट, स्लाइड भी हैंग कर रहा है थोड़ा। ओके, फर्स्ट आइडिया इज अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं अपने बातों को ऑपरेशन को सुनाने के लिए। मतलब इफ यू कॉज इज ट्रू एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट नॉन वायलेंस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट विद द ऑपरेसर। यू जस्ट नीड टू परsuade द ऑपरेसर टू सी द ट्रुथ। तो ये आपको पता होगा कि अगर आपको, ये आजकल के समय में भी रेलिवेंट है, कि अगर आपका कॉज सही है, ट्रू है आपका कॉज, और आप अपने आप अपने ऑपरेशन के साथ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑपरेसर को ये दिखाना है कि वो गलत है और सही कुछ अलग है। तो ये हो गया सत्याग्रह का प्रिंसिपल। और सत्याग्रह का जो प्रिंसिपल है वो चार इंपॉर्टेंट थिंग में रिलाई करता है। फर्स्ट इज ट्रुथ। ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन वायलेंस, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना, अहिंसा। उसके बाद तपस्या, तपस्या मीन सेल्फ सफरिंग। उसके बाद फियरलेसनेस, किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है डायलॉग एंड रिकॉन्सिलेशन। अगर आपका गोल जो है वो किसी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, तो आपको अपने मॉडल एग्जाम्पल और ट्रुथ के साथ अपने ऑपरेसर को सही चीज दिखाना है। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके बाद हम दूसरे लॉ में जाते हैं, कि सॉरी दूसरे आइडिया में जाते हैं गांधी जी का। तो दूसरा आइडिया है वो है एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है चंपारण मूवमेंट, जो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था। उसके बाद खादी मूवमेंट भी था, उसके बाद खेदा भी था। लेकिन सॉल्ट मार्च एक बहुत जरूरी मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत जरूरी मूवमेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब कुछ सब जो मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा लेड किया गया, वो सब सत्याग्रह प्रिंसिपल में ही रिलेटेड था। ओके। इसके बाद सत्याग्रह के बाद हम दूसरे तरफ जाते हैं। तो दूसरा हमारा आइडिया है आइडियाज ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या होता है? अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपको एक ट्रस्टी के जैसा, या आप बोल सकते हैं केयर टेकर के जैसा एक्ट करना है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको रिसोर्सेस की जरूरत है। ये ज्यादातर आपको बिजनेसेस में देखा जाएगा, कि जहाँ पे अपने शेयर्स हम दूसरे को बेचते हैं ताकि उनका कंपनी भी हमारे साथ चल सके।
और इसका जो मेन आप देखेंगे यहाँ पे 3 प्रिंसिपल लिखा है। मॉरल ओनरशिप ऑफ द वेल्थ, यहाँ पे लिखा है रिच ट्रस्टीज के जैसा एक्ट करेंगे तो हमारा जो सोसाइटी में जो हमारा गैप है रिच और पुअर के बीच में वो कम होता जाएगा। गांधी जी ने सिंप्लिसिटी और नॉन पोजिशन के बारे में बहुत सारे, ये व्हाइट पेन से कैसे दिखेगा, सॉरी इसको ग्रीन कर लेते हैं। गांधी जी ने नॉन सॉरी सिंप्लिसिटी और नॉन पोजीशन के बारे में बहुत बात किया है। गांधी जी ने कहा है कि हमको उतना ही पोजीशन रखना चाहिए जितना हमको जरूरत है। अगर हमको एक गाड़ी की जरूरत है, हमको 2 गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। वो पैसा हम दूसरों को दे सकते हैं ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी में। हमको लग्जरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको बस हमारे नेसेसिटी के पीछे भागना चाहिए और मोर देन नेसेसिटी हमको चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लग्जरी है, जो हम लग्जरी हम लेना चाहते हैं, उससे किसी और का भला भी हो सकता है। ये गांधी जी का कहना था। तो ये हो गया ट्रस्टीशिप का आइडिया। ट्रस्टीशिप के आइडिया के बाद हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। अभी दूसरा जो है वो है हमारा गांधीज आइडियाज ऑन कास्ट सिस्टम। गांधी जी का आइडिया जो है वो कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। उन्होंने दो स्टार्टिंग का आइडिया उन्होंने जो था वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी होने लगे। लेकिन आपको पता होगा कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्यों सपोर्ट करते थे। उनके हिसाब से जो हर वर्ण था, वर्ण कौन कौन से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी जो वर्ण हैं वो इक्वल है और इनका और इन सबका जो ड्यूटीज है वो हमारे सोसाइटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में, हम जो अपर वर्णा के लोग होते हैं, हम उनका वेल्थ लोअर वर्णा के लोगों से बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा बहुत ज्यादा डिस्पेरिटीज होता है बीच में, और इसी कारण बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है जो लोअर वर्ण के लोग हैं उनके साथ। ये गांधी जी ने ये भी कहा है कि ये एक नॉन हेरिडिटरी प्रोसेस है, ये हेरिडिटरी प्रोसेस नहीं है। गांधी जी ने कहा है वर्णा शुड डिपेंड ऑन वंस क्वालिटीज एंड वर्क्स नॉट हेरिडिटरी। ये बहुत जरूरी बात कही है गांधी जी ने। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। और हाँ, इसके बाद हम क्रिटिकल व्यूज देखते हैं गांधी जी का। गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को फुल्ली रिजेक्ट किया था। उन्होंने अनटचेबल्स का नाम हरिजन रखा था, जिसका मीनिंग है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि मतलब क्या होता है, विष्णु का अलग नाम है हरि, यस और नॉट। तो गांधी जी ने इसके नॉन वायलेंस के बारे में बात, नॉन वायलेंस बोलिए, उन्होंने इक्वलिटी के बारे में बात किया है, और उन्होंने हरिजन जो है कि सॉरी जो अनटचेबल्स है उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस बिल्कुल रिजेक्ट किया है। गांधी जी ने कास्ट एज ए करप्शन कहा है, वर्णा सिस्टम को। ये उनका बिलीव है कि जो कास्ट सिस्टम है, उन्होंने जो असली आइडिया था वर्ण का उसको आ, हटा दिया है, आप बोल सकते हैं। उन्होंने इक्वलिटी ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात किया है। उन्होंने बोला है कि हर कोई लोग जो है, हर वर्ण के लोग वो इक्वल है, उनका ड्यूटीज इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको क्योंकि आपको पता है, अगर एक मान लीजिए आप ऑफिस का एग्जांपल ले ले, उसमें अगर जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम ठीक से ना करे, तो जो एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयर है वो अपना काम कैसे कर सकता है। अगर ऑफिस साफ नहीं रहेगा तो वो भी अपना, जो एम्प्लॉयज है वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण ये कहा जाता है कि उनका जो बॉस का काम है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है उस सफाई कर्मचारी के काम के साथ, इक्वली इम्पोर्टेंट है उनके मैनेजर्स के साथ, इक्वली इम्पोर्टेंट है उनके एम्प्लॉयज के साथ। ये बातें गांधी जी ने कहा है उनके कास्ट सिस्टम के व्यूज। तो मैंने ये आपको एग्जांपल दे दिया। देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा हरिजन सेवा संघ के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। मैं अपना वीडियो थोड़ा सा हटा के आपको दिखाता हूँ। ये 1932 में लाया गया था, गांधी जी के द्वारा एक सोसाइटी फॉर्म किया गया था हरिजन्स के लिए, जो अनटचेबल्स थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये डेट भी आपको याद रखना था, पूना पैक्ट के समय ही, विथ अम्बेडकर ऑन 24 सितंबर 1940 सॉरी 1932। ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मुझे लगता है हमको स्वीडिश स्वराज के बारे में देखने को मिलेगा। फिर से हम वीडियो को साइड करते हैं। ओके, स्वराज। स्वराज से आपको दो, स्व मतलब होता है सेल्फ, राज मतलब होता है रूल। तो ये आपको पता चल रहा है इट इज सेल्फ रूल। लेकिन गांधी जी ने फिर सिर्फ ब्रिटिश के हटाने की बात नहीं, ब्रिटिश को इंडिया से हटा के फ्रीडम की बात नहीं की थी, उन्होंने रिजेक्शन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट की बात की थी। उन्होंने कहा था कि फॉरेन के जो प्रोडक्ट है उनको फुल्ली हमको रिजेक्ट करना है, क्योंकि
उसी प्रोडक्ट से हम उनके प्रोडक्ट से हम रिलाई करेंगे तो हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट जो है हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के यूज से होगा। हम खुद के प्रोडक्ट को जब हम यूज करेंगे, उन्होंने खादी का डेवलपमेंट करवाया था, खादी क्लोथ्स आपको पता होगा, उन्होंने खुद हमेशा खादी क्लोथ्स पहना है। देखिए आप सादा क्लोथ्स पहनते थे जो खादी से बनाया जाता था। उन्होंने बोला था कि स्वराज इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है। हम खुद को पहले फ्री मानेंगे तभी हम अपने सोसाइटी को फ्री कर सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द ओन सेल्फ, यू नो। ओके, उसके बाद उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात किया था। उन्होंने कहा था कि जो पावर है वो विलेज लेवल या टाउन लेवल में रहना चाहिए था। क्यों होता है क्या? क्योंकि आपको पता होगा कि मान लीजिए मैं शिवसागर से हूँ, तो मुझे शिवसागर के बारे में किसी दिल्ली में बैठे मंत्री से ज्यादा पता होगा। तो हमारे शिवसागर का जो एमएलए है वो हमारे शिवसागर के बारे में ज्यादा जानता होगा इन कंपैरिजन टू द सीएम हु इज रनिंग द स्टेट। एंड हमारे असम के बारे में हमारे सीएम को ज्यादा पता होगा इन कंपैरिजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज सिटिंग इन दिल्ली। सो इसी तरीके से हमारा डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करता है। हमारा इंडिया जो है वो इसमें इक्वल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा यूनिटरी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट जरूर है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ जो होता है वो यूनियन लिस्ट के, कुछ लॉज होता है जो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, कुछ लॉ जो होता है वो हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कुछ जो होता है वो दोनों के अंदर आता है। तो ये कुछ अलग टॉपिक हो जाता है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया हूँ, लेकिन ये बात ही जो है। उन्होंने अहिंसा के बारे में इसमें भी बात की है, और उन्होंने मॉरल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में भी बात की। ओके, दिस आर द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्वराज पार्ट। अभी तो हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हम जाएंगे सर्वे पार्ट में। तो देखते हैं सर्वे पार्ट में क्या क्या है। तो देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था अपने जो सैंपल स्पेस है उनके साथ। बिफोर गोइंग टू द सर्वे मैं आपको अपने सैंपल स्पेस के बारे में भी बताना पसंद करूंगा, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि अब मैंने किस किस से पूछा है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ था हमारे सैंपल स्पेस में। कौन सा कलर है? येलो लेते हैं, येलो आपको अच्छे से नजर आएगा। तो ठीक है, मेरे सैंपल स्पेस में 14 लोग थे। ओके, जिनमें से एक जो थी वो 8 ईयर्स की थी, क्योंकि वो मेरी असल में ग्रैंड मदर थी। तो यहाँ पे हमारा एक बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन भी है हमारे लिस्ट में। एक जो है वो, एक नहीं बोलेंगे इसमें, आपको बोलेंगे चार जो है वो 30 to 50 ईयर्स के अंदर थी। ओके, तो 5 तो यहाँ से हो गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ज्यादातर लोग जो थे वो मेरे 20 to 30 ईयर्स के अंदर थे। ज्यादातर नहीं, इक्वल है हमारे इसके साथ 18 to 20 के साथ। 18 to 20 क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के मेरे लोग से, सॉरी मेरे दोस्तों से भी मैंने बहुत सारे पूछे थे। तो यहाँ से हमारा 5 था और यहाँ से 4 था। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। सैंपल स्पेस में मेरे 15 लोग थे। एक तो मैं भूल गया था, मेरा सिस्टर भी थी जो 12 साल की है। तो ये हो गया मेरा सैंपल। ओके, तो टोटल 15 थे, 14 नहीं। ओके, देखते हैं अभी हम आगे कैसे देखेंगे। ओके, जो क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, मैंने पूछा हाउ कैन गांधीज फिलोसफी प्ले अ रोल इन शेपिंग द वर्ल्ड। ये कुछ क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। हाउ आर गांधीज नॉन वायलेंस सत्याग्रह एप्लीकेबल इन 21st सेंचुरी, ये बातें भी हमने पूछी है। हाउ डू गांधीज आइडिया डिफर फ्रॉम अदर फिलोसोफर्स, ये हमने पूछा है। हमने पूछा हाउ हाउ गांधीज आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस इज रेलिवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। ओके, ये सब जो बातें हैं हमने पूछी है। देखते हैं और भी क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, देख सकते हैं आप। ये कैन गांधीज प्रिंसिपल्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड विथ फीवर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोर हार्मनी, ये सब बातें हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, जैसे ये वाला जो एजुकेशनल आइडियाज के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। नाई तालीम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा था। गांधीज प्रिंसिपल अलाइन ऑन द मॉडर्न ह्यूमन राइट्स, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी है। ये डू यंग टुडे रिलेट टू गांधीज लाइफस्टाइल एंड सिंप्लिसिटी, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे थे हमारे सैंपल्स से। तो सैंपल के बारे में हो जाने के बाद हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या क्या मिला हमको इसके बाद। देखिए ओके, ये हमारा स्टैटिस्टिकल समरी है जो हमने बोला था। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसमें पेन की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, ग्लोबल रेलेवेंस में आप देख सकते हैं कि 60% लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और बस 40% ने नेगेटिव दिया है। तो ये है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ग्राफ को देख सकते हैं। ग्रीन वाला पॉजिटिव है, रेड वाला नेगेटिव है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग व्यूज आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कौन सा व्यू कहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बी द चेंज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, अभी डायरेक्ट हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। पहले की पॉजिटिव फाइंडिंग्स देखते हैं क्या क्या। तो इसमें मैं पेन ले लेता हूँ, ये आपको दिखाना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह है वो आज भी रेलिवेंट है। 65% लोगों ने ये कहा है। यस और नो? उन्होंने बोला है कि ये अभी भी एक पावरफुल एंड एथिकल टूल है फॉर प्रोटेस्टिंग दिस, स्पेशली इन टुडेज वॉलेटाइल एंड पॉलिटिकल सोशल क्लाइमेट। ये लोगों ने कहा है। ओके, इट्स वेरी, आई थिंक, इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। लोग आज भी नॉन वायलेंस के बारे में जानते हैं। आप कुछ साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे, आई थिंक 2020 2019 उसी के समय में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था का। जो पहले बिल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। तो उसके समय भी हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था इन असम इन बंगाल। तो इसी जो ये आज भी आप देखेंगे कि हमारे प्रोटेस्टर्स है वो सत्याग्रह का प्रिंसिपल नॉट 100% लेकिन फॉलो करते हैं। वो आज भी प्रोटेस्ट नॉन वायलेंटली करते हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी ये मास वायलेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल गांधी जी जैसा कोई भी लीडर नहीं है जो उनको उस नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट करने में मदद कर सके। यस और नॉट? तो यही प्रॉब्लम हो जाता है आजकल के समय में, क्योंकि वैसा लीडर आजकल है नहीं। क्योंकि यंग ब्लडेड जो लीडर्स है वो उनके अंदर थोड़ा सा तो उनका खून गर्म रहता है, तो थोड़ा सा तो उनका जो है वो प्रोटेस्ट कभी कभी नॉट, मैं 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी वायलेंट हो जाता है। उसके बाद एजुकेशनल एंड एनवायरमेंट रेलिवेंस देखिए। आज भी लोग मानते हैं कि गांधी जी का जो नई तालीम बेसिक एजुकेशन है वो आज भी सस्टेनेबल लिविंग जनरेट करता है। 60% ऑफ पीपल मानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम नई तालीम है वो आज भी रेलिवेंट होना चाहिए। क्योंकि आजकल का एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा, आजकल नहीं बोलेंगे, अभी तो फिर से प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन बीच में ऐसा समय आ गया था जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो गया था, थियोरेटिकल हो गया था। तो थियोरेटिकल से उसको प्रैक्टिकल की तरफ शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ही है जो आपको लाइफ में काम आएगा। और ये जो नई तालीम एजुकेशन सिस्टम था जो गांधी जी ने बताया था, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम था जो एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट एंड मॉरल एथिक्स सिखाते हैं। बुकिश नॉलेज से ये प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बुकिश नॉलेज को उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बुकिश नॉलेज आपका काम कभी आएगा नहीं जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आपको अगर यूज नहीं पता तो आपको क्या मजा आएगा। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़ रहे हैं, अगर आप उसका यूज नहीं देख पा रहे हैं तो आपको उसको पढ़ने का क्या फायदा। अगर आपको ये नहीं पता कि एवरी एक्शन है, आपको ये पता है कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है, अगर ये आपको नहीं पता तो क्या फायदा। अगर आप बर्नौलीज इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज फ्लाइट को उड़ाने के लिए होता है, ये सब आपको नहीं पता तो ये आपको इसका थ्योरी जानने का क्या फायदा। तो ये कुछ आपका एग्जांपल हो गया। साइंस को पढ़ने के लिए, कोई भी अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नई तालीम एजुकेशन सिस्टम जो गांधी जी ने प्रपोज किया था उसमें था, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्रेफर किया गया था। उसके बाद आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दिया गया था। तो मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ उनका, कौन क्या था, आई थिंक मसोलिनी था, लेकिन नहीं, मसोलिनी तो नहीं था, सॉरी। मैं एक बार चेक करके आपको अभी बताता हूँ कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया था उस वो कौन थे। एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था पहले, वो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज में बिलीव करता था, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रिटिशर्स के कारण चेंज हो गया था। एक सेकेंड। ओके, ब्रिटिशर्स ने इसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया था। तो हाँ, मैकॉले जो थे, सॉरी नाम भूल गया था, कभी कभी हो जाता है। मैकॉले ने अ, हमारे जो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन सिस्टम चेंज किया था हमारे इंडिया का, ब्रिटिश रूल के तहत, वो मैकॉले ने किया था। मैकॉले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग अच्छा होगा नहीं क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। अरे भाई, क्यों लिखने का ट्राई कर रहा है, इतना गंदा हैंडराइटिंग हो गया। ओके, ये जो था ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट था। मॉरल यूनिकनेस भी है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का जो लोग मानते हैं कि गांधी जी का जो आइडिया था वो बाकी जो
थिंकर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कार्ल मार्क्स हो गया, या आप बोल सकते हैं अ, हाँ, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, या कार्ल मार्क्स हो गए, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। वो ज़्यादातर नॉन वायलेंस की तरफ ही झुकाव हुए, उनका झुकाव था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तो और बढ़ते हैं। ये तो पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव व्यूज हो गए। नेगेटिव व्यूज देखते हैं। नेगेटिव से पहले मिक्स एंड डिवाइडेड ओपिनियंस देखते हैं क्या क्या है। जो यूथ है, यूथ लाइफस्टाइल, while Gandhi simple living and high thinking inspire many, only 50% of respondents found it practical for modern youth। तो अभी भी उनको हमारे जो मॉडर्न यूथ है उनको सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो लॉ है वो पसंद नहीं आया है। ह्यूमन राइट्स एंड ट्रस्टीशिप के बारे में भी जो हमारे यूथ है उनको ये उतना रिलेटेबल नहीं लगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, उसका नाम मैं यहाँ पे लेना पसंद नहीं करूंगा। जो एक मेरा जूनियर था स्कूल का, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने जब उसको ये ट्रस्टीशिप का क्वेश्चन पूछा तो उसने मुझे बोला कि मैं अभी इतना मुश्किल से नहीं बोलूंगा, उतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ अपने स्टडीज में। जब मैं जाके आगे सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं अपना पैसा अपने लिए यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, मैं आईफोन खरीदूंगा, क्यों मैं दूसरे लोगों को हेल्प करूं। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। आई विल नॉट से इट्स 100% करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो ये आजकल के यूथ का ज्यादातर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। इसलिए ट्रस्टीशिप का जो आइडियाज है वो 50% लोगों ने खारिज किया, क्योंकि मैंने बोला था मेरे सैंपल में, आपको मैंने बोला था कि 5 जो लोग थे वो कहाँ से 18 to 20 ईयर्स के बीच में थे, और 5 जो लोग थे वो 20 to 30 ईयर्स के बीच में थे। अगर यहाँ पे 50% और 7 लोगों ने ट्रस्टीशिप को डिनाई किया है। ओके, अभी हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। दूसरे स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, ये तो है अभी नेगेटिव एंड क्रिटिकल व्यूज। तो ये आप देखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी इंक्लूसिविटी में ज्यादातर लोगों ने 55% लोगों ने नेगेटिव व्यूज दिया। उन्होंने बोला था कि अप्रोच में फॉल शॉर्ट इन टैकलिंग मॉडर्न जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड स्पेशली इन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस बाय एग्रेसिव डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री फोर्सेस। का बेस्ट एग्जांपल जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि अगर हमको पाकिस्तान ने अटैक किया है तो हम उनका आंसर क्यों ना दिया। अगर हम नॉन वायलेंस की ओर ही बढ़ते जाएंगे, उनको समझाने की, मुंह से समझाने की, बातों से सुलझने की कोशिश करेंगे, तो ये हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हमको कोई अटैक करे अलग कंट्री, तो हमको उसका आंसर देना जरूरी हो जाता है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बात तो है, आप एग्जाम्पल के तौर में इसको भी ले सकते हैं। और दूसरा जो है स्केप्टिसिज्म ऑन हार्मोनियस वर्ल्ड बिल्डिंग, इसमें भी उनका आइडिया जो है, उनको लोगों को बहुत ज्यादा लोगों ने मैं इसका भी आपको डाटा दिखा दूंगा ग्राफ में, कि लोगों ने डिनाई किया है। वो गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स है, उस बस प्रिंसिपल्स से हम कास्ट डिस्पेरिटीज या रिलीजियस डिस्पेरिटीज या जो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है, उनको ठीक बस प्रिंसिपल्स के द्वारा नहीं कर सकते। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए थे लोगों के। तो मैं आपको ये चेक कर देता हूँ कि हार्मनी के बारे में ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ में क्या लिखा है। ओके, वेयर इज द ग्राफ। तो ये है, तो देखते हैं हार्मनी कौन से नंबर में है। ये 50-50 में लिखा है। तो मैं उसको उसमें भी रख सकता था, लेकिन इसके साथ जो कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर ये है, ये दोनों को मैंने मिक्स करके ये दोनों चीजें बनाए, जिसमें हम देखेंगे कि 55 और 50 नेगेटिव है। तो टोटल आप बोल सकते हैं इसका 52% इन दोनों को मिला के नेगेटिव व्यूज आए हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये दोनों। देखिए यहाँ पे रेड ज्यादा है और यहाँ पे रेड इक्वल है, तो इन दोनों को मिला के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फुल जो सर्वे था। मैंने आपको दिखाया है क्या क्या हमने देखा, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यूज क्या था। हमने आइडियाज को भी देखा, क्या क्या आइडियाज था गांधी जी का अच्छे से। तो इसके साथ हम इस वीडियो को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो इस फोन नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। आपके समय के लिए शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।